रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मैंने बोला था क्या बनेगा, ATP और NADPH। ये दो कहाँ बनेगा लाइट रिएक्शन में, नहीं। उसके बाद इसी को क्या करेंगे हम लोग, डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। लाइट रिएक्शन में बोला गया था लाइट के प्रेजेंस में होगा। ये भी बोला गया था वाटर टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये भी बताया गया था थैलेक्वाइड में होगा, नहीं। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन बोला गया था। आपने देखा C3 साइकिल में क्या हुआ था, रिडक्शन। डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था उसको यूज करता है लोग, बोले तो ADP प्लस PI आप लिख सकते हो, या PI हटना भी लिखो तो चलेगा, और NADPH। यही रिसाइकल होने चला जाता है। फिर डार्क रिएक्शन में मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाया जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनाया जाएगा। यही डार्क रिएक्शन में मैंने बोला था C3 साइकिल के बारे में बात किए थे हम लोग पिछले क्लास में, C4 और कैम। तो आज हम लोग यही दोनों बात करने जा रहे हैं। पहले C4 बात करेंगे, फिर कैम के रिगार्डिंग बात करेंगे डार्क रिएक्शन से रिलेटेड, है ना। तो कैम तक बात कर लेंगे तो एक तरह से कहिए कि ये पूरा कहानी खत्म इस फिगर का। आपका ये भी पढ़ा हुआ है लाइट रिएक्शन में हिल रिएक्शन, इसमें बताया था। ये भी पढ़ा हुआ है PS फर्स्ट PS सेकेंड, बताया था PS फर्स्ट में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और PS फर्स्ट और सेकेंड मिलके जेड स्कीम बोले तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग को जो बात करना है इस पोजीशन पर बोले तो C4। तो सबसे पहले हम लोग आज का हेडिंग देंगे, नहीं, C4 पाथवे। तो C4 क्या है, डार्क रिएक्शन का ही है। तो इसको बोला जाता है डाइवर्सिटी इन डार्क रिएक्शन। तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, डाइवर्सिटी इन डार्क रिएक्शन। डाइवर्सिटी इन डार्क रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं C4 और कैम के बारे में। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल। वैसे तो C4 का और भी नाम है, C4 साइकिल बोल दीजिए, C4 पाथवे बोल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी बोला जाता है इसको। इसी का दूसरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या करता है, कंसंट्रेशन करवाता है। इसका और भी नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। शॉर्ट में DCA साइकिल, DCA इसी को बोलता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इस नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं DCA साइकिल। और भी नाम है HN स्लैक साइकिल, इसी में और भी नाम हम लोग बात करते हैं किसका, HN स्लैक पाथवे या साइकिल। तो ढेरों नाम है, डार्क रिएक्शन का भी ढेर सारा नाम है, C3 के तरह ही ढेर सारा नाम है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में जो सबसे पहले है कॉर्सेक और हर्ट नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किए थे कि 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसका नाम बताया गया था ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे साइंटिस्ट न पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है। तो C4 का अगर कभी क्वेश्चन कर दे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, क्या आंसर जाएगा, पहला स्टेबल कंपाउंड जब भी आपसे पूछेगा तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में OAA। ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इसके कारण नाम क्या पड़ा है, C4 पहला स्टेबल प्रोडक्ट। 3 कार्बन का था तो क्या नाम पड़ा था, C3। 4 कार्बन का है तो क्या नाम पड़ा, C4। तो OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, पूरा नाम इसका क्या है,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोला जाता है, शॉर्ट में OAA बोलते हैं हम लोग। कहाँ खोजे थे ओए? सबसे पहले जो इसको डिस्कवर्ड किया गया था शुगर कैन में, लीफ ऑफ शुगर कैन में। तो ये मिला था ओए, मिला था फर्स्ट टाइम जो देखा गया था इसको, कहाँ देखा गया था? लीफ ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन में इन्होंने देखा था कि लीफ ऑफ शुगर कैन में क्या है कि OAA है। बाद में पता चला कि शुगर कैन में तो है ही, इसके अलावा और भी ढेरों प्लांट है, जैसे मेज प्लांट, उसके भी लीफ में OAA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर जाके एक साइंटिस्ट आए एच एन स्लैक, उन्होंने साइक्लिक पाथवे दिया। जिस तरह से C3 साइकिल में जो साइक्लिक पाथवे देने का काम कौन किए थे? मेल्विन कैल्विन वहां पे काम किए थे पूरा साइक्लिक पाथ देने में। यहाँ पे एच.एन. स्लैक नाम के साइंटिस्ट, जो कि मैंने कहीं लिखा भी था शायद, यहाँ एच.एन. स्लैक पाथवे इसीलिए बोलते हैं कि इन्हीं के द्वारा दिया गया एच.एन. स्लैक। इन्होंने एच.एन. स्लैक क्या बोला था कि साइक्लिक पाथवे मतलब C4 साइकिल के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। C4 की जो बात करें ना, C4 अगले पेज में लेते हैं। तो देखो, एक होता है C4 प्लांट, एक जो हम लोग बात करते हैं क्या होता है? C4 प्लांट। तो C4 प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि प्लांट को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। इस तरीके से इसको बांटा जा सकता है। एक ग्रुप प्लांट का जो है मोनोकॉटिलिडन का है और दूसरा ग्रुप क्या है? डाइकॉटिलिडन का है। तो मोनोकॉट की जो बात करें, मोनोकॉट इसमें भी C4 प्लांट होता है कुछ, और कुछ है डाइकॉट। डाइकॉट का भी जो है डाइकॉट, ये भी C4 प्लांट होता है। अब क्वेश्चन है सर मोनोकॉट में कौन C4 है? तो कुछ एग्जांपल हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि मोनोकॉट में कौन सा C4, डाइकॉट का कौन सा C4। तो इसमें हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे मोनोकॉट में मेज C4 प्लांट में, शुगर केन गन्ना जिसको बोलेंगे, नहीं तो शुगर केन जो होता है गन्ना, तो ये C4 है। और भी है इसमें, इसी के अंदर आता है ऊट, बाजरा, राइस, ओट, बाजरा, राइस स्पीसीज, नहीं और भी है, ETC कर देते हैं, ढेर सारा होता है, sorghum भी इसी में आएगा। ये सब मोनोकॉट है जो C4 है। इसी तरह से कुछ डाइकॉट भी है जो C4 है। जैसे डाइकॉट का अगर एग्जांपल की बात करें जो C4 है, यूफोर्बिया। यूफोर्बिया जो डाइकॉट है ये C4 होता है। यूफोर्बिया एमरैंथस, नहीं तो यूफोर्बिया एमरैंथस, चीनोपोडियम बोला जाता है बथुआ को, बथुआ जो साग खाते हैं जिसका, नहीं तो ये सब क्या है? C4। ये सब क्या है? डाइकॉट है और C4 है। C4 जो प्लांट है, ध्यान ये भी रखना है, C4 जो प्लांट है इसमें C4 साइकिल भी चलेगा प्लस C3 साइकिल भी चलता है। मतलब C4 प्लांट में दोनों साइकिल चलता है। लेकिन अगर बात करूं मैं C3 प्लांट का, अगर हो C3 प्लांट में केवल और केवल C3 साइकिल ही चलता है। डार्क रिएक्शन में कौन सा साइकिल चलेगा? ओनली C3 साइकिल। और C4 वाला जो प्लांट है, ये तो प्लांट है C4, तो उसके अंदर C3 साइकिल भी चल रहा है, C4 साइकिल भी चल रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ओम बायोलॉजी क्लासेस, ठीक, इसमें बायोलॉजी भी चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है। अभी जरूरत है बायो का तो बायो का चल रहा है, थोड़ा देर बाद फिजिक्स का तो फिजिक्स भी चल सकता है ना? तो दोनों चल रहा है, तो वही चीज है, C4 है तो दोनों चल रहा है। अब कुछ ऐसा भी होगा जिसमें एक ही को चलेगा,
कुछ ऐसा भी होगा जिसमें एक ही चलेगा, हमेशा एक ही वो चलता रहेगा। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट, तो C3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग C4 की बात कर रहे हैं। तो C4 में C4 साइकिल भी चल रहा है, C3 भी साइकिल भी चल रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पे बात स्पेशल है। तो C4 प्लांट की जो बात करें, आपको बता दूं कि मोर इफिशियंट प्लांट C4 प्लांट है। मोर इफिशियंसी किसके पास है? फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन करता है? C4। C4 प्लांट में ही आता है सुगर कैन। सुगर कैन के बारे में बोला जाता है कि पूरे एग्रो इकोसिस्टम में, एग्रीकल्चर वाला जो इकोसिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? सुगर कैन। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इसके पास है। एग्रो इकोसिस्टम में सुगर कैन से ज्यादा प्रोडक्शन कोई और नहीं करता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन की यहाँ पे बात होती है। अब C4 प्लांट में आखिर इसका जो मैंने बताया, तो थोड़ा और डिटेल करते हैं इसको। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, तब नीचे डिटेल कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो, C4 प्लांट में आपको समझना होगा, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का लीफ का एनाटोमी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रंच एनाटोमी। C4 प्लांट के लीफ में, C4 प्लांट का कोई भी, तो C4 प्लांट की जो बात कर रहे हैं, इसका जो लीफ है, लीफ में प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप का एनाटोमी, और उस एनाटोमी का नाम क्या है? क्रंच एनाटोमी। क्रंच एनाटोमी, क्रंच एनाटोमी की बात करेगा। अब क्वेश्चन है सर क्या होता है क्रंच एनाटोमी? तो C4 प्लांट के लीफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्रंच एनाटोमी मिलेगा आपको। अब देखो क्रंच एनाटोमी किसको बोलेंगे, उसके लिए पहले तो एक गन्ने का प्लांट ले लो आप, केतारी, ईख, गन्ना, शुगर कैन, जो भी बोलना है बोल सकते हो। इसका मान लो ये लीफ है, गन्ने का लीफ है, इधर भी अपना लीफ निकला रहेगा अपना इसका, तो गन्ने का लीफ। गन्ने के लीफ का जब सेक्शन काटा गया, TS, मतलब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन की मैं बात करता हूँ, TS। ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसके अंदर दिखेगा आपको क्रंच एनाटोमी। क्या है क्रंच एनाटोमी? तो मैं लीफ का TS यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सेक्शन काट के। सबसे अंदर में आपको मिल जाएगा वेस्कुलर बंडल, जिसको बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे अंदर आपको मिल जाएगा लीफ के क्रंच, यहाँ पे जो बात करें लीफ एनाटोमी में, सबसे अंदर में मिलेगा वेस्कुलर बंडल, बोले तो जाइलम होगा इसमें, और दूसरा क्या होगा? फ्लोएम भी होगा। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? वेसिकुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम को मिला के क्या बोलेंगे? वेस्कुलर बंडल है। जो वेस्कुलर बंडल होता है, इसको चारों साइड से घेरे हुए होता है बंडल शीथ सेल। स्पेशल टाइप ऑफ सेल है यहाँ पे, जो C3 में नहीं था। ये जो बंडल शीथ सेल है C3 में नहीं था, केवल C4 में बंडल शीथ सेल। इसी सेल को हम लोग बोल रहे हैं बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल के अगर बाहर जाओ तो आपको मिल जाएगा मीजोफिल सेल, जो C3 में भी था। मीजोफिल सेल C3 में भी था, मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग जितना भी काम है सब मीजोफिल सेल में हो रहा है C3 प्लांट में, क्या कि वहाँ एक ही टाइप का स्पेशल सेल था। तो मीजोफिल सेल यहाँ भी मौजूद होगा, ढेर सारा इस तरह से सेल सब आपको दिखेगा। ये मान लो मीजोफिल सेल सब है इस तरह का। जरूर नहीं कि हेक्सागोनल ही मैं दिखाऊं, लेकिन नहीं इस तरह से चारों साइड से सेल क्या क्या रहेगा, इसको घेर के रखेगा।
कौन सा सेल घेरेगा? मीजोफिल सेल इसको चारों साइड से कवर करके रखेगा बच्चों। इसी तरीके से सोन, है ना? समझ ही गए कि चारों साइड से ये कम से कम एक लेयर सोच रहे बना ही दे, जब इतना बना दिए तो बढ़िया तो नहीं बन रहा है, हमको पता है। नहीं, अब दिख रहा है इस तरीके से। तो मीजोफिल सेल, हाँ इधर गड़बड़ हो गया। तो मीजोफिल सेल बस मान लेना है। जल्दी के चक्कर में यहाँ तेरा मेरा हो गया, तो जल्द सही करने में फिर टाइम लगेगा। फिर गड़बड़ हो गया, उल्टा पड़ रहा है ना बनाने में। हाँ हाँ, हो गया हो गया। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, ऐसे तो फिगर में डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर दूं तो भी हो जाएगा, लेकिन अब ठीक है। इस तरीके से चारों साइड से क्या क्या रहेगा, कवर करके रखेगा। ढेर सारा है ये सब जो है, हेक्सागोनल जो बनाया हो, ये क्या याद रखना है, मीजोफिल सेल। ये हेक्सागोनल वाला जो है ये सब क्या होगा, मीजोफिल सेल सब है, जो चारों साइड से इसको क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। नहीं, जो चारों साइड से इसको कवर करके रखा है, इस तरह से चारों साइड से होगा। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो हम लोग आगे बात करेंगे, अब इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, एपिडर्मल सेल। इस तरीके से यहाँ पे एपिडर्मल सेल है, या और अच्छे करो, कर क्या रहा है पीछे तुम लोग? यहाँ देखो इस तरह से एपिडर्मल सेल उधर भी होगा और इधर भी होगा। एपिडर्मल सेल लीफ की बात कर रहे हैं, एपिडर्मल सेल इस तरीके से। और एपिडर्मल सेल के बाहर आपको क्यूटिकल मिल सकता है। यहाँ पे सबसे आउटर लेयर में क्या मिल जाएगा, क्यूटिकल। क्यूटिकल वाला लेयर आपको यहाँ पे दिख सकता है इस तरीके से, क्यूटिकल। तो ये है क्यूटिकल, ये है एपिडर्मल सेल। नहीं, ये भी है एपिडर्मल सेल। देखो ये जो इस तरह का एनाटोमी है, इसी को बोला था क्रंच एनाटोमी। क्रंच करने का मतलब होता है माला, माला के आकार का एनाटोमी। नहीं, बीडेड, दानेदार, माला के तरह। तो माला के आकार का जो एनाटोमी है, तो यहाँ पे देखिए वेस्कुलर बंडल को, बंडल, वेस्कुलर बंडल को कौन कह रहा है, बंडल सिट सेल, जो आपको देखने में कैसा लग रहा है, माला के आकार का एनाटोमी लग रहा है। तो इसी माले के आकार के एनाटोमी के लिए आता है टर्म क्रंच। जो ये टर्म है क्रंच, किसके लिए आता है, तो ये किसके लिए आता है क्रंच बोले तो, यहाँ पे कौन सा सेल, बंडल सीट सेल, बंडल सीट सेल के लिए टर्म क्या आता है, क्रंच। क्रंच का मतलब होता है माला, तो माले के आकार का एनाटोमी की बात करता है। मतलब C3 प्लांट में केवल एक ही टाइप का सेल होता है, मेसोफिल सेल, लेकिन C4 प्लांट में दो अलग अलग तरह का सेल है। और यही रीजन है कि C4 प्लांट में
C3 साइकिल भी चल सकता है और C4 साइकिल भी चलता है, जबकि C3 प्लांट में केवल कौन सा चलता है, C3 साइकिल ही चलता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे C3 और C4 चल रहा है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताऊं कि दोनों के क्लोरोप्लास्ट में अंतर है। मीजोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ के दोनों के क्लोरोप्लास्ट में अंतर होता है। तो C4 प्लांट में बोला जाता है कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, दो मार्फोलॉजी लिया हुआ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन C4 प्लांट क्लोरोप्लास्ट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। दो तरह का या दो मॉर्फोलॉजी लिया हुआ क्लोरोप्लास्ट मिलता है आपको किसमें, C4 प्लांट में। C4 प्लांट में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह का सेल के बारे में बात किया। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जो मिलेगा तो दोनों अलग अलग टाइप का सेल में, एक सेल हमारा क्या है, मीजोफिल सेल जो बाहर से है, और अंदर में क्या है, तो बंडल शीथ सेल। तो बाहर से है मीजोफिल सेल और अंदर में है बंडल शीथ सेल, तो इसका भी क्लोरोप्लास्ट अपना होगा। यहाँ मीजोफिल सेल का अपना क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा, और उसका बंडल शीथ सेल का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। अगर मैं बात करूं इसके क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट, उधर बंडल शीथ सेल का भी अपना क्या है, क्लोरोप्लास्ट, तो दोनों का क्लोरोप्लास्ट नहीं। तो अब क्लोरोप्लास्ट जो है, तो जरा गौर कीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो जरा सोचो जो लाइट आएगा तो लाइट किसको स्ट्राइक करेगा, कौन सा सेल को, तो व्हाइट वाला सेल जिसका नाम क्या है, मीजोफिल सेल। लाइट किसको स्ट्राइक करेगा, मीजोफिल सेल को। तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी बात है वो कहाँ बनेगा, मीजोफिल सेल। बंडल शीथ सेल तक तो लाइट जाने भी नहीं मिलेगा, लाइट बंडल शीथ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंचने ही नहीं देता है। यहाँ ना आपको एक या दो लेयर आपको दिख रहा है, हजारों लेयर होता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर रुकता जाएगा, तो बंडल शीथ तक तो पहुंचने भी नहीं देगा बच्चों, रोक लिया मीजोफिल। अब जब लाइट बंडल शीथ तक पहुंच ही नहीं पाया, तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी बात किए थे वो सब कहाँ होगा, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो लाइट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्लोरोप्लास्ट में भी कहा, उसके थैलेक्वाइड में होगा, नहीं उसके थैलेक्वाइड में होगा। तो यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट देखा गया, इस जगह का मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है साइज में छोटा होता है, स्मॉल हो गया, नहीं साइज में छोटा है, जबकि बंडल शीथ सेल का अगर क्लोरोप्लास्ट देखा जाए, इसका क्लोरोप्लास्ट साइज में बड़ा हो जाता है, बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि बंडल शीथ सेल तक तो लाइट पहुंच ही नहीं पाया। अब बिना लाइट का तो लाइट रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन बंडल शीथ सेल में मेनली क्या चलेगा, डार्क रिएक्शन। तो इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है डार्क रिएक्शन चलने के कारण। यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है, तो मैंने क्या बोला, लाइट इसी पे आएगा, लाइट आएगा तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सब बात होगा। तो गारंटी है इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, थैलेक्वाइड। क्या मिलेगा, थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड का बंच जिसको क्या बोलेंगे, ग्राना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विथ ग्राना, विथ ग्राना होगा, और उसमें लिख देंगे विदाउट ग्राना। कहोगे सर यहाँ पे ग्राना रख के ही क्या कर लेगा, बंडल सेल तक तो लाइट ही नहीं आ रहा है, और जब लाइट ही नहीं आ रहा है तो किसी काम का वहां पे ग्राना नहीं है, क्योंकि आपको पता है यही ग्राना का एक की बात करें तो थैलेक्वाइड, उसी थैलेक्वाइड में पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो क्वांटाजोम, उसी क्वांटाजोम के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं LHC, नहीं, और वही LHC सब मिलके बनाया था फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड।
इसके क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल टाइप का पिगमेंट होगा, यही कही कि एंजाइम है, नाम है पेप्केज। क्या नाम है? पेप्केज, पीईपी केज, पेप्केज एंजाइम। तो पेप्केज एंजाइम C4 के कहा मिला? मीजोफिल में मिल रहा है। इसके जगह पे यहाँ पे कौन सा एंजाइम मिलेगा? रुबिस्को, रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम कहाँ मिल रहा है? बंडल शीथ सेल में। लेकिन ध्यान रहे C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में, C3 में भी रुबिस्को आया था, तो C3 में तो केवल एक ही सेल था, मीजोफिल सेल। तो रुबिस्को मीजोफिल में मिलता है C3 में, और वही रुबिस्को C4 में कहा मिलेगा? बंडल शीथ सेल में मिलेगा। यहाँ पे मीजोफिल सेल में क्या मिल जाता है? पेप्केज नाम का एंजाइम। अब यहाँ पे जो है मीजोफिल सेल में यहाँ चलता है C4 साइकिल। यहाँ क्या चलेगा? C4 साइकिल चलेगा नहीं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या चलेगा? C3 साइकिल यहाँ चलता है। तो C3 साइकिल मैंने शुरू में ही बताया, C4 प्लांट में दोनों साइकिल चलेगा, C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों चलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका पाथ, पाथ कि कौन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या बनाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो C4 प्लांट में दो तरह का सेल है, मीजोफिल सेल है और बंडल शीथ सेल, दोनों को बात करेंगे। हटाओ, अब देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों की, यहाँ पे बात कर रहे हैं, बात नहीं। अब देखो, मान लीजिए ये मीजोफिल सेल है, मान लीजिए ये मीजोफिल सेल की बात कर रहे हैं, मीजोफिल, तो मीजोफिल सेल है, और इवन इसमें दूसरा भी सेल है बंडल शीथ, बंडल शीथ का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो एक दूसरा सेल बनाए, बंडल शीथ सेल। तो ये वाला मान लीजिए ऊपर वाला है मीजोफिल सेल, और इसको बोलेंगे बात तो सही है। तो क्या होता है थोड़ी देर में देखते हैं, क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे उसको, ठीक है। तो मीजोफिल सेल, तो मीजोफिल सेल में जो बात करेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझिए मीजोफिल सेल में क्या था? पीपी, फास्फोइनोल पायरुवेट। क्या था? फास्फोइनोल पायरुवेट, जो खुद 3 कार्बन का कंपाउंड है, जो खुद क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोइनोल पायरुवेट। मैंने बोला था कि मीजोफिल में पेप्केज एंजाइम होता है, पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है? फास्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट निकल जाता है, पीआई को आप निकलवा सकते हैं। तो फॉस्फेट हट गया, बच गया क्या? इनोल पायरुवेट, इनोल पायरुवेट बच गया। तो इनोल पायरुवेट, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्जिलो एसीटेट। यहाँ पे और भी चेंजेज आता है, तो यहाँ याद रखेगा ऑक्जेलो एसीटेट, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, इस नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं ऑक्जिलो एसीटेट या ओए, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड। क्लियर? 3 कार्बन था, तो पक्का यहाँ पे कुछ पकड़ा होगा। क्या पकड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, तब ना बनाएगा। तो ये जो है, ये कितने कार्बन का हो गया कंपाउंड? 4 कार्बन। क्लियर? 3 से बन गया 4, 3 वाला था पीईपी, एक कार्बन पकड़ा फास्फोइनोल पायरुवेट, ओए या ऑक्जिलो एसीटेट का कन्वर्जन कर दिया, बना दिया। अब अगला स्टेप, ऑक्जिलो एसीटेट बन गया। अब जो मीजोफिल सेल में क्या हुआ था? लाइट रिएक्शन हुआ था ना, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा मीजोफिल सेल में? तो मीजोफिल सेल में जो बना के रखा है क्या? NADPH, अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों दे देगा, क्या हो जाएगा? NADP प्लस,
और जैसे देगा हाइड्रोजन लेके 4 कार्बन का ही कंपाउंड, नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मैलेट। क्या नाम है? मैलेट। मैलेट का फॉर्मेशन करवा दिया, मैलेट बन चुका है। यही मैलेट पास होके कहा जाता है? बंडल सीध सेल में आ गया मैलेट। यही मैलेट पास होके बंडल सीध में तो आ गया, तो मैलेट से यहां बन जाता पायरुवेट। पायरुवेट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, और इधर मैलेट कितना था? 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन। तो पक्का है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया है? छोड़ा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा बाद में देखते हैं, फिलहाल इस साइकिल को पूरा करते हैं। प्लस यहाँ पे क्या होता है? NAD प्लस, ये सॉरी पी छूट गया, NADP DP प्लस, इस तरीके से NADP प्लस ये था। तो यहाँ हाइड्रोजन निकाल देता है, और जैसे निकालेगा तो क्या बनेगा? NADP, हाइड्रोजन निकाला ना, NADPH, क्या हो जाएगा? NADPH, ये हो जाता है। अब देखो पायरुवेट जो है, यही पायरुवेट पास होके फिर इधर आ जाएगा, किसमें? मेसोफिल सेल में पायरुवेट आ गया, और यही पायरुवेट फिर बनता है फास्फोइनोल पायरुवेट, लेकिन उसके लिए एटीपी को जोड़ना पड़ता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एडीपी न बन के क्या बनता है? एएमपी बनता है। रियल में यहाँ पे इस स्टेप पे ध्यान रखना है, एडीपी न बना के क्या बनाएंगे? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और 2 ठो पीआई निकाल देना है, ऐसे निकलता है एक्चुअल में। लेकिन आप एडीपी भी लिख के आप अपना काम चला सकते हो। तो देखो यहाँ क्या हुआ, मेसोफिल सेल में क्या हुआ? तो ये चीज ये जो साइकिल अभी है, इसी साइकिल का नाम है C4 साइकिल। क्या नाम है? C4 साइकिल। तो फिर C3 कहाँ गया सर? तो देखो बंडल शीथ सेल जो छोड़ा गया, इसी बंडल शीथ सेल में होता है RuBP। जैसे कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा? ऑक्जेलो RuBP, कार्बन पकड़ के 3 कार्बन का कंपाउंड PGA, पहले तो दे दो ये PGA, फिर G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर इसी में रीजनरेशन प्रोसेस, सीधा सीधी बोले तो C3 और यही C3 साइकिल में क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कौन पकड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड कौन पकड़ा? फास्फोइनोल पायरुवेट। कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा पेप्टाइड एंजाइम के प्रेजेंस में। कहां पकड़ा? कहां पकड़ा? मेसोफिल सेल, बाहर में वही ना था, तो वो पकड़ा। अब पकड़ के क्या बनाया? पहला स्टेबल कंपाउंड OA, हाइड्रोजन लेके बन गया मैलेट। मैलेट पास होके कहा चला गया? बंडल शीथ सेल में। यही मैलेट कहाँ पास होके चला जाता है? बंडल शीथ सेल में। और यही बंडल शीथ सेल की जो बात करें तो वहीं पे क्या चलेगा? बंडल शीथ सेल में पायरुवेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया तो C3 साइकिल यहीं पे चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ चुका है ना। और फिर यहाँ पे क्या हुआ? पायरुवेट पास हो गया, एटीपी लेके फास्फोइनोल पायरुवेट, तो यहाँ चला C4 साइकिल, यहाँ चला C3 साइकिल। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, बंडल शीथ सेल में, मेसोफिल सेल में केवल क्या चला? C4 का पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसी में चला, खाली एक स्टेप इसमें आया था। लेकिन बंडल शीथ सेल में क्या चला? मेनली C3। अगर कभी क्वेश्चन पूछे C4 प्लांट में C3 साइकिल कहां चलता है, तो बंडल शीथ सेल में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे C4 प्लांट में C4 साइकिल कहां चलता है, अगर एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? मेसोफिल। लेकिन देखो इसका कुछ पार्ट इसमें भी आ गया है,
नहीं, तो आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीजोफिल एंड बंडल सेल, वहां पे C4 वाला चलेगा। क्लियर है साइकिल? साइकिल क्लियर? C3 वाला आपका पढ़ा हुआ है, इसीलिए शॉर्टकट में आ गया, पिछले ही क्लास में बताया था। अब देखो स्पेशल फीचर्स ऑफ C4 प्लांट, क्या स्पेशल फीचर्स है इसके पास? तो C4 प्लांट्स का जो बताया, मैं थोड़ी देर पहले भी बताया कि इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है, मोर इफिशियंट प्लांट। C3 के कंपेयर में प्रोडक्शन C4 सबसे ज्यादा देता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एग्रो इकोसिस्टम में, एग्रीकल्चर वाला इकोसिस्टम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट का है, और उसमें भी मैंने नाम तक बताया आपको, शुगर कैन का होता है। बच्चों प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक लेवल जो है, अभी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो चलिए C3 का भी काम चल जा रहा है, C4 का भी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो C3 फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, डार्क रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन C4 कर पाएगा। मतलब कहने का यह है कि C4 प्लांट कम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे भी जिंदा रह लेता है। C4 को फोटोसिंथेसिस करने के लिए 8 to 10 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है, और जबकि C3 का लगभग 50 से 100 ppm लोग लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, सॉरी, एक चीज एक गड़बड़ बोल दी। C4 के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन चाहिए 8 to 10 ppm, और C4 के लिए उल्टा बोल रहे हैं, C4 के लिए चाहिए 8 to 10 ppm, और C3 के लिए चाहिए अप टू 40 से लेके 200 ppm, मतलब 40 कम से कम चाहिए। तो सोचिए कहाँ 8 ppm पे C4 प्लांट आराम से काम कर ले रहा है, कार्बन का फिक्सेशन कर ले रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि C4 प्लांट मोर इफिशियंसी क्यों, इसमें इफिशियंसी कहाँ से आ गया इतना? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने वाला अलग है, अब फिक्स करने वाला अलग है, दो अलग अलग सेल मिलके काम कर रहा, पहला बात। दूसरा बात, पकड़ने के लिए एंजाइम अलग लिया, पेप्केज, जबकि यहाँ पे क्या आया होगा, रुबिस्को। पेप्केज केवल कार्बोक्सिलेज होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें रुबिस्को का, तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड भी पकड़ सकता है और ऑक्सीजन भी पकड़ सकता है, मतलब फोटो रेस्पिरेशन भी करवा सकता है। क्लियर? इतना बात काफी है C4 के लिए। तो आपको याद रखना है कि C4 में मैंने क्या बोला, इफिशियंसी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। C4 प्लांट में जब भी बात करेगा सिग्निफिकेंट का या स्पेशल फीचर्स का, तो आप लिख सकते हो इफिशियंसी C4 का क्या होना है, तो यहाँ पे लिखेंगे C4 प्लांट क्या होगा, मोर इफिशियंट प्लांट ऑन अर्थ। अर्थ पे C4 प्लांट जो है बहुत ही ज्यादा इफिशियंट प्लांट। C4 प्लांट कितना पे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो C4 को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, 8 to 10 पार्ट पर मिलियन CO2 पे C4 क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। फोटोसिंथेसिस अकर्स, नहीं उस पर कर लेगा C4 प्लांट। लेकिन अगर हम लोग बात करें C3 प्लांट, तो इतना अगर दोगे ना, इतना पे उसका कुछ नहीं होने वाला है। C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस इतना ppm पे नहीं करेगा। C3 को फोटोसिंथेसिस करने के लिए मिनिमम, ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स डेटा 40 ppm एंड मोर CO2 कंसंट्रेशन चाहिए। बोले तो लगभग 200 के आसपास तक चाहिए होता है, नहीं तो ये चीज होता है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है, C4। जैसा कि पहले ही बताया, एग्रो इकोसिस्टम में गन्ना केतारी का प्रोडक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा होता है। काफी है इतना C4। क्लियर है C4 में कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है तो पढ़ते हैं कैम प्लांट पे आते हैं। C4 डन। कैम प्लांट या कैम पाथवे भी बोला जाता है, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, या पाथवे भी हम लोग बोल सकते हैं, कैम पाथवे। नहीं, पूरा नाम क्या है, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको बोला जाता है डार्क एसिडिफिकेशन भी बोला जाता है, किस नाम से, डार्क
एसिडिफिकेशन भी बोला जाता है इसको, डार्क एसिडिफिकेशन होता है। और भी ढेरों नाम है इसका, नहीं इसका नाम जैसे अगर हम लोग बात करें तो डार्क एसिडिफिकेशन के अलावा डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। डार्क मतलब अंधेरे में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवाएगा, तो डार्क 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 नहीं। कैम प्लांट की जो बात करें, ओलरी एंड रोहिनी सबसे पहले इसको डिस्कवर किए। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, नाम क्या है, एंड रोहानी। दूसरा जो नाम है रोहानी, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। किसका डिस्कवरी, डिस्कवर्ड कैम प्लांट। अच्छा डिस्कवर्ड बाय ऊपर लिखी थी, तो कैम प्लांट डिस्कवर्ड बाय ओलरी एंड रोहानी के द्वारा। कैम प्लांट कैसा होता है, तो सकुलेंट ज़ेरोफाइटिक होता है। कैम प्लांट बाय नेचर कैसा होता है, सकुलेंट ज़ेरोफाइट्स या फाइटिक भी बोल सकते हैं। क्या है सकुलेंट ज़ीरोफाइट, एक तरह से डेजर्ट में ग्रो होने वाला प्लांट। कैम प्लांट बोले तो मोटा मोटी समझिए डेजर्ट में ग्रो होने वाला प्लांट। तो जहां पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट के लिए लो वाटर एवेबिलिटी के लिए टर्म क्या आता है, जीरोफाइट। जीरो मतलब होता है सूखा हुआ, और फाइट मतलब प्लांट, सूखा हुआ एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट जीरोफाइट। लेकिन सकुलेंट भी है, अब प्लांट को पानी मिल रहा है कम, तो बाहर निकालेगा भी कम। बाहर कम निकालने के लिए क्या करेगा, उसका जो स्टोमाटा होता है प्लांट का, इपिडर्मिस पे जनरली होता है, तो उसको अंदर धसा लेगा। तो वैसा स्टोमाटा जो बहुत अंदर डेप्थ तक धसा हुआ है, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर पाए, तो उसी स्टोमाटा को बोला जाता है शंकन स्टोमाटा। शंकन स्टोमाटा नहीं, तो सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट है, और इसमें कैसा स्टोमाटा मिलता है, तो संकन स्टोमाटा मिलेगा। ये चीज क्लियर, तो ये संकन स्टोमाटा क्या हो गया, नहीं नोट्स में ठीक कर लीजिए, XCRO, ठीक है, जीरोफाइटिक होता है। अब इसमें क्या है, ऑलरी एंड रोहिनी जो डिस्कवर्ड किए थे, तो कहाँ पे किए थे, क्रासुलेशियन फैमिली में किए थे। ऐसे बाद में पता चला यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी और भी ढेर सारा फैमिली है जहाँ पे क्या चलता है, कैम प्लांट, या यूं कहिए कि कैम साइकिल चलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें कैम प्लांट का, जिसमें कैम साइकिल सब चलेगा, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं, तो कैम प्लांट में क्या क्या आएगा, तो एक होता है ब्रायोफाइलम, देखे हो ब्रायो पत्थरचट, नहीं गांव से बोलता पत्थरचट्टा पत्थरचट, ऐसा ऐसा देखे हो, ऐसा प्लांट जिसका लीफ है, यही लीफ है, और लीफ में ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है लीफे से, यहाँ रूट, अब बाद में ये लीफ सर जाएगा, ये प्लांट ग्रो करेगा, लीफ से ही इसका रिप्रोडक्शन होता है। देखे हो, नहीं देखो, तो ये ब्रायोफाइलम, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं। तो ब्रायोफाइलम जो होता है सकुलेंट जेरोफाइटिक होता है। कैसा होता है, सकुलेंट जेरोफाइटिक होता है। सेडम सकुलेंट जेरोफाइटिक में आएगा। ओपेंचिया कैक्टस जिसको बोलते हैं, ओपेंचिया जिसको क्या बोलते हैं, कैक्टस। और भी है इसमें सकुलेंट जीरोफाइट में, पाइन एप्पल देखे हो, खाए हो, नाशपाती, तो फिर पियर क्या होगा, अनानास। गंदी, हाँ, गलती से बोला गया। हाँ क्या कि वो लोग अपना लगल है मोबाइल में, इसलिए हाँ।
ठीक है, पढ़िए, इधर मोबाइल बंद कीजिए। आप लोग बहुत देर से डिस्टर्ब है, टेंशन मत लीजिए, हमको पता है ना। मैं यहाँ रहता हूँ तो एक एक बच्चे पे ध्यान रहता है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसका ध्यान है किसका ध्यान नहीं है। अलग बात है, बहुत बार सोचते हैं कि चलो आगे निकलता है, कौन टोके, टोकने पे फिर गुस्सा आने लगेगा, कहीं मारपीट कर दिए तो फिर वो दिक्कत है। खैर, तो देखो इसमें ये सब हुआ। तो ये जो कैम प्लांट है, कैम प्लांट प्लांट अलग है, लेकिन इसमें मैक्सिमम काम C4 के जैसा होता है, C4 प्लांट की तरह होता है। मतलब यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने वाला प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इसमें क्या आएगा, जो C4 में आया था। इसमें अगर हम लोग बात करें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो पकड़ेगा फास्फोइनोल पायरुवेट, है ना, पकड़ेगा फास्फोइनोल पायरुवेट PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट पकड़ेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट उसमें क्या बना था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, OA, यहां भी बनेगा वहां भी बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट लगभग बात सेम है। बस कहां पे डिफरेंस है, C4 में क्रंच एनाटोमी मिलता है, कैम में क्रंच एनाटोमी नहीं होता है, मतलब यहां बंडल शीथ नहीं होता है, कैम प्लांट में बंडल शीथ की बात नहीं करेंगे, बाकी सब बात वही होगा। कैम प्लांट जैसा कि मैंने बोला, इसमें ओपेंचिया कैक्टस वाला जो है, या यूं कहिए कि वैसा पौधा जो कम पानी में ग्रो करेगा, तो वाटर लॉस ज्यादा ना हो उसके लिए संकन स्टोमाटा करके रखा है, स्टोमाटा को बहुत अंदर करके रखा है, छिपा के रखा है कह सकते हैं। एक तो छिपा के रखा है, दूसरा स्टोमाटा कब खोलेगा, नाइट में। सकुलेंट जीरोफाइटिक में कैसा स्टोमाटा होता है, शंकन स्टोमाटा, और इसको आप ऐसे बोलो एस्केटो एक्टिव स्टोमाटा, एस्केटो एक्टिव स्टोमाटा। तो स्टोमाटा तो समझ में आ रहा है, एस्केटो एक्टिव क्या होता है, तो छाया में, नहीं छाया में खुलने वाला स्टोमाटा सब यहाँ पे मौजूद होता है। नहीं, कैम प्लांट देखो, C3 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, नहीं वो लगता है बोलना भूल गए थे हम आपको, तो यहाँ पर बता देता हूँ। C3 प्लांट में एक ग्लूकोज, मैं बात कर रहा हूँ 1 ग्लूकोज के प्रोडक्शन का, 12 बताए थे Na, 12 ATP, नहीं 12 NADPH, NADPH प्लस 18 ATP, 12 और 18 का खर्चा होता है। C4 प्लांट में अगर बात करें, C4 में 12 NADPH प्लस 18 की जगह 30 ATP खर्च होता है C4 में। कैम में अगर बात करें तो 12 NADPH प्लस 30 ATP, तो C4 और कैम का लगभग सेम ही है। मतलब मैं बात कर रहा हूं एक ग्लूकोज बनाने का, तो इसी को बोलता है एसिमिलेटरी पावर। क्या बोला जाएगा, एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर मतलब एक ग्लूकोज को फिक्स करने में C3 प्लांट को कितना खर्च करना होता है, 12 NADPH और 18 ATP। C4 और कैम का 12 और 30 का कहानी हो जाएगा, ये खर्च करेगा तभी जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। मैंने क्या बोला कि कैम प्लांट क्या स्केटो एक्टिव है, छाया में स्टोमाटा खोलेगा, तो स्टोमाटा जब खोलेगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो देखो C4 में जो बात किए, C4 में यहां डिवीजन ऑफ सेल है, सेल का डिवीजन नहीं, वहां होगा डिवीजन ऑफ टाइम। मतलब सेम यही चीज बनाने जा रहा हूं, सेम डिट्टो, बस टाइम को चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो हम एक साइकिल बना रहे हैं कैम का, तो कैम का जो हम लोग बना रहे हैं तो सेम वही बनाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको पहले दिखाता हूं C4 बना के, क्या कि अभी अभी C4 पढ़े हैं, और उसी को हम लोग कैम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक याद रहेगा तो आपका दोनों जगह का काम चल जाएगा।
C4 पहले देखते हैं, फिर हम आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि उसी को केम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो C4 में जो हम लोग बताए, दो तरह का सेल बताया मैंने, जो बताया आपको C4 में क्या बताया, दो तरह का सेल है। बाहर में कौन सा सेल था, मेसोफिल सेल है, तो मान लो ये मेसोफिल सेल, और इधर क्या बताया था, बंडल स्थित सेल। इस तरीके से सेल बताए थे, क्लियर। उसके बाद क्या बताए, पहला प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे, फास्फोइनोल पायरुवेट था, जो कि खुद 3 कार्बन का कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा था और क्या बना दिया था, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, ये बताया था नहीं, वो एक, और इसी में बताया था कि एक फॉस्फेट को निकाल भी देता है पीआई, ऑक्जिलो एसिटेट या ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। फिर मैंने बताया था यहीं पे जो लाइट रिएक्शन में हम लोग बनाए थे, क्या बना के रखे थे, NADPH, इसका यूज कर लेगा NADP+, तो बन जाता है मैलेट। क्या बन गया, मैलेट। यही मैलेट मैंने बोला इसमें आएगा, मैलेट मिडिलमैन का काम करता है, मैलेट मिडिलमैन का काम किया है, तो मैलेट यही आया और यही मैलेट बन जाता है पायरुवेट। क्या बन जाएगा, मैलेट से बन गया पायरुवेट, मैलेट से बन गया पायरुवेट। ये था 4 कार्बन का कंपाउंड, क्या बन गया है, 3 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा होगा तब तो बना है, नहीं, यही पायरुवेट फिर पास होके आ जाता है इसमें, यही पायरुवेट फिर फॉस्फेट लेके, तो बताया था ATP से MP बनाना होता है यहाँ पे, ऐसे ADP भी आप लिख सकते हो, आपका काम चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लाएगा और क्या बना दिया, PEP फास्फोइनोल पायरुवेट, MP बनाए तो 2 ठो 2PI यहाँ पे निकाल देना है, क्लियर, यही ना था। और फिर क्या बताया, ये जो C3 कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो इसको कौन पकड़ेगा, RuBP, ये पकड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा PGA, फिर बनेगा G3P, इसी में से एक G3P क्या हो जाएगा, C6 ग्लूकोज बनाने में बाकी रिजनरेट करेगा, बोले तो C3 साइकिल, तो देखो तो ये C4 ही है ना। तो C4 में डिवीजन ऑफ सेल है, लेकिन देखो इसी को कैम बनाते हैं। अगर मुझे ये बनाना हो कैम, CM कैम, तो यहाँ एक के गो सेल है, 2 गो सेल है, ये नहीं है, सेल एक ही, बंडल शिप तो है ये नहीं है। यहाँ सारा खेला कहिए मिजोफिल के अंदर ही हो जाएगा इसका, सारा खेला। तो ये वाला हम मिटा दिए, बॉर्डर लाइन इसका मिटाए, देखो बॉर्डर वाला मिटा दिया, सेल एक ही है, तो देखो एक सेल कर दिए। बस अंतर क्या है, यहाँ पे ये काम वैक्यूल के अंदर होता है वैक्यूल, ये चीज, अब ये काम वैक्यूल के अंदर हुआ, तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कब आएगा, जब स्टोमाटा खोलेगा, स्टोमाटा कब खोलेगा, तो ये स्टोमाटा खोलता है डार्क में, रात में, तो रात में स्टोमाटा खोला, कार्बन डाइऑक्साइड आया, OA बना, OA से मैलेट बना, रात भर मैलेट इसमें भरता जाता है, मैलेट का अमाउंट क्या होगा इसमें, बढ़ जाएगा, वैक्यूल भर जाता है पूरी तरह से रात भर में मैलेट से, नहीं, तो ये रात में हुआ। अब जैसे दिन का टाइम आएगा, डे टाइम आएगा, तो डे के समय में क्या करेगा, यही मैलेट बन जाता है पायरुवेट, क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड, C3 साइकिल चलेगा और ये अपना पूरा पाथ को कर लेगा पूरा। मतलब केम प्लांट में डिवीजन ऑफ टाइम होता है, डिवीजन ऑफ टाइम सेम वही है। अगर आपको C4 आ रहा है तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है, बस वैक्यूल बीच में करना है, एक तो सेल है, बंडल शीट को हटा देना है, और यहाँ रात में याद रखना है C4 कैम का स्केडो एक्टिव है, रात में स्टोमाटा खुलेगा, क्यों रात में खोल रहा है, दिन में खोलेगा तो उसका वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो कब खोल रहा है, रात में ही अपना स्टोमाटा खोलता है, ताकि वाटर लॉस को वो मिनिमाइज करके रखे, है ना। और दिन के समय उसको फिक्स कर रहा है बैठ के, दिन के समय क्या करेगा, उसको फिक्स करने का काम कर रहा है, क्लियर। तो ये आपका दो, या यूं कहिए कि डार्क रिएक्शन डन, C3 पढ़ लिए, C4 पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, कैम भी हम लोग का
खत्म। तो डार्क रिएक्शन डन हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है C2 साइकिल, लेकिन ये अब आज नहीं करेंगे, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। आज यहीं तक। पहले होमवर्क HWC4 10 टाइम और कैम 5 टाइम लिख के आइए। बाकी लोग होमवर्क आज बना के लाए हैं? बना के नहीं लाओगे तो पिटाई खाओगे।